Hello dear students, welcome once again in our video series of Let us solve elementary problems in organic chemistry। बहुत ही बढ़िया सी बुक है और हम लोग एक वीडियो में एक या दो एमसीक्यू सोल्व करते हैं कंसेप्ट के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बड़ा सा स्टेटमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और इसे हम लोग सोल्व करेंगे। 74th क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये बुक की यही खासियत है, इसमें कई सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस पर एक वीडियो सीरीज बनाई जाए जो कि आप अब देख रहे हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर रोटेशनल आइसोमर का कंसेप्ट हमें अप्लाई करना होगा। तो अगर आप सीख चुके हो रोटेशनल आइसोमर तो आसानी से तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ, इसे सोल्व कर सकते हैं आप। और अगर आपको सीखना अभी बाकी हो रोटेशनल आइसोमर, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसकी वीडियो सीरीज हम लोगों ने बनाई है और उसमें आपको इसकी पूरी डिटेल में कंसेप्ट समझाई गई है। तो अगर आपको अभी सीखना बाकी हो ये कंसेप्ट, तो वहां जाके आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले स्टेटमेंट को पढ़ा जाए। This is pronounced as Gauss. So a Gauss interaction costs 3.8 kilojoule per mole. There are some rotational isomers which are known as eclipse and staggered, you know very well. But in case of the rotational isomer of butane, there is one more name which is applied to a rotational isomer, that is Gauss. So in case of butane, there is partially eclipse, totally eclipse, Gauss and staggered. Staggered is also known as NT in case of butane. तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि a Gauss interaction cost 3.8 किलोजूल पर मोल। अगर Gauss स्ट्रक्चर हुआ तो उसमें 3.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी कॉस्ट होती है। और a hydrogen eclipsing, that means if two hydrogen, one hydrogen from the carbon first and the one hydrogen from the carbon second, if they are in eclipse position, then they cost 4 kilojoule per mole. A hydrogen methyl eclipsing, that means if hydrogen on the first carbon and methyl on the second carbon, then they cost 6 kilojoule per mole. And methyl interaction, as they are very bulky group, methyl and methyl, so there will be more repulsion between them. So methyl eclipsing cost very high, that is 11 kilojoule per mole. Now the question is, these are the data only. The question starts from here. What is the relative energy of the most stable conformer of 2,3-dimethyl butane? 2,3-dimethyl butane का सबसे स्टेबल जो कन्फर्मर है उसकी रिलेटिव एनर्जी कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि 2,3-dimethyl butane का सबसे स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, I am going to write the structure of 2,3-dimethyl butane. 1, 2, 3 and 4 carbons are there at the second carbon, and at the third carbon there are 2 methyl groups and remaining are hydrogen here also. So this is the structure of 2,3-dimethyl butane. Now let us consider this carbon as our first carbon and this carbon as our second carbon, and we are going to rotate this sigma bond. So we can get rotational isomer. चलिए, अब इसका रोटेशनल आइसोमर बनाने की प्रोसीजर भी आपको पता है। पहले कार्बन को उल्टे Y की तरह हम लोग दिखाएंगे, तो ये हमारा होगा पहला कार्बन जो कि उल्टा Y बनता है। ये फर्स्ट कार्बन है और इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन है। ये 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन पहले कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां से दिखाना शुरू करते हैं। सपोज दिस इज अवर मिथाइल, दिस इज ऑल्सो मिथाइल एंड दिस इज अवर हाइड्रोजन। 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दूसरा कार्बन दिखाने के लिए हमें सर्कल करना होता है। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द रोटेशनल आइसोमर।
अब पॉसिबिलिटी, दूसरे कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन। तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। सपोज बोथ दिस मिथाइल एंड हाइड्रोजन ऑल आर इन इक्लिप्स कंडीशन। अगर इस तरह से हो तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ये मिथाइल के एग्जैक्ट पीछे दूसरा मिथाइल होगा, ये मिथाइल के एग्जैक्ट पीछे दूसरा मिथाइल, और ये हाइड्रोजन के एग्जैक्ट पीछे दूसरा हाइड्रोजन होगा। तो ये तो हमारा बन गया इक्लिप्स स्ट्रक्चर। बट here the same functional group are in eclipse position, therefore there will be much more repulsion between them. तो इसकी तो स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। इक्लिप्स आर द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अगर ये 60 डिग्री रोटेट कर जाए, एक बार मैं बता देता हूं, 60 डिग्री अगर ये रोटेट करे, पहला कार्बन तो हम लोग इस तरह से ही रखेंगे, लेकिन दूसरे कार्बन के साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप 60 डिग्री रोटेशन के बाद इस तरह से दिखेंगे। Now this structure is known as Gauss. तो अब हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि इन दोनों में से ये तो लीस्ट स्टेबल ही रहेगा, हमें मोस्ट स्टेबल फाइंड आउट करना है। तो क्या ये मोस्ट स्टेबल रहता है? चलिए चेक करते हैं। यहां पर इसका मिथाइल और इसका मिथाइल स्टेगर्ड कंडीशन में है, यानी कि गॉस कंडीशन में है। 60 डिग्री पर अगर दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हो, एक कार्बन और पीछे वाले कार्बन का ग्रुप अगर 60 डिग्री में हो तो इसे गॉस कहा जाएगा। ये एंगल अभी 0 है, दैट्स व्हाई इट इज इक्लिप्स। ये एंगल 60 डिग्री हो तो इसे कहा जाएगा गॉस। ये सभी एक दूसरे से गॉस कंडीशन में 60 डिग्री रोटेशन के बाद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल तो नहीं बनेगा। मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर मैं इसे फिर से 60 डिग्री रोटेट करूं तो ये फिर से पार्शियली इक्लिप्स बनेगा, क्योंकि मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन चला जाएगा, और अगेन एंगल इज 0 डिग्री, देयरफॉर इट इज इक्लिप्स। और उसे फिर से 60 डिग्री रोटेट करूं तब ये हाइड्रोजन यहां पर आएगा और ये मिथाइल यहां पर, ये मिथाइल यहां पर। तो मैं इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं। पहला कार्बन उल्टे Y के रूप में हम लोग दिखाएंगे, CH3 CH3 एंड H। दूसरा कार्बन सर्कल से दिखाएंगे, और हमें ये हाइड्रोजन यहां पर दिखाना है, यहां पर मिथाइल और यहां पर मिथाइल। तो अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो यहां पर पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल, दोनों के बीच में ज्यादा अंतर है, 180 डिग्री। नाउ दिस इज सेड टू बी एंटी। यहां पर भी अगर आप देखें, पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल 180 डिग्री पर है, बहुत ही एक दूसरे से दूर है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। और ये पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन वाला हाइड्रोजन भी 180 डिग्री पर है। That means in this structure all identical functional groups are at the opposite condition. So this structure is known as NT. And this NT is the most stable structure of 2,3-dimethyl butane. तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इसकी एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम लोग ये डेटा यूज करेंगे। हमें कहा गया है कि गॉस इंटरेक्शन कॉस्ट 3.8, तो गॉस इंटरेक्शन जहां पर भी होगा 3.8 कॉस्ट होगा। चलिए चेक करते हैं। गॉस इंटरेक्शन यहां पर 2 मिथाइल के बीच में गॉस इंटरेक्शन है, ये देख सकते हैं आप। यहां पर भी 2 मिथाइल के बीच में गॉस इंटरेक्शन है, सेम आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। इफ दे आर एट 60 डिग्री देन इट इज सेड टू बी गॉस। तो ये दोनों सेम आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है, 80 डिग्री पर है, इसे गॉस कहा जाएगा। तो ये हमारा गॉस बनता है, और इसकी एनर्जी हमें बताई गई है 3.8। मिथाइल और हाइड्रोजन ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ये स्टेगर्ड कंडीशन में है अभी, लेकिन इसकी एनर्जी कॉस्ट हमें दी नहीं गई है। बाकी सभी की मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड मिथाइल मिथाइल, ये सभी की कॉस्ट इक्लिप्स की हमें दी गई है। देखिए ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन कॉस्ट 4। तो ये मोस्ट स्टेबल की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई इक्लिप्स तो है ही नहीं। दैट मीन्स दिस डेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं।
क्योंकि हमें तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर का ही कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है एनटी, जिसमें के सेम फंक्शनल ग्रुप गोस कंडीशन में है। इक्लिप्स तो स्टेबल ही नहीं है, तो इक्लिप्स की जो एनर्जी हमें दी गई है वो हमारे कोई काम की नहीं। यहां पर भी आप देखें हाइड्रोजन मिथाइल इक्लिप्सिंग, इक्लिप्सिंग दैट मींस इट इज यूजलेस फॉर अस इन दिस केस, एंड मिथाइल इक्लिप्सिंग also useless. So these values are not important for us. The only important value is 3.8, and that is the value which is of Gauss interaction. तो यहाँ पर एक Gauss interaction है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप 60 डिग्री पर हो तभी उसे Gauss कहा जाएगा। तो ये दोनों सेम 60 डिग्री पर है, Gauss 3.8, ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप, अगेन दे आर एट 60 डिग्री. So it is also a Gauss kind of structure, and its energy, as said in this question, 3.8. So the total Gauss, यहाँ पर फिर से Gauss नहीं होगा क्योंकि ये सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं, और इसकी तो एनर्जी हमें दी नहीं गई. That means this is the most stable structure, and here we have two Gauss. That means 3.8 plus 3.8. So the total cost of this structure will be 3.8 plus 3.8, that is 7.6 kilojoule per mole. This will be our answer. 7.6, yes. Option B is the correct one. तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ये. बच्चों का कंसेप्ट अगर बराबर अपने दिमाग में बैठ गया हो तभी ये बच्चे आसानी से सोल्व कर सकेंगे. सो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों के पास ये कंसेप्ट ना हो रोटेशनल आइसोमर का, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन को देखें ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें. Okay, I hope you can understand these kind of questions, and if you like this video, then press the like button, share this video among your friends, and if you are new to our channel, then subscribe our channel, press the bell icon as well. Till we meet next time.